हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का 5वां भाग। रास्ते में देवराज चौहान जगमोहन ने डिनर लिया। अब क्या करोगे? डिनर के दौरान जगमोहन ने पूछा। किस बारे में? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मोना चौधरी के। वो शंकर भाई कहता। भूल जाए इस मामले को। देवराज चौहान ने शांत स्वर में जवाब दिया। शंकर भाई का जो कहना था वो कह दिया उसने। गलती उसकी भी नहीं थी। तिजोरी हमने ही खोली। उसके भीतर मौजूद कैमरे ने हमारी ही तस्वीरें ली, तो ऐसे में वो यही सोचेगा कि तिजोरी हम ले गए। लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका है कि कम से कम वो तिजोरी उसके बंगले से हम नहीं ले गए। तुम्हें कैसे पता कि शंकर भाई को विश्वास हो? उसके चेहरे पर लिखा था, उसकी आंखों में ये सब नज़र आ रहा था। मतलब कि शंकर भाई अपने तौर पर कुछ भी करे, तुम अब इस मामले में नहीं? नहीं। शंकर भाई के वास्ते मैं मोना चौधरी को तलाश करने से रहा, ये मेरा काम नहीं। मैंने उसे असल नाम बता दिया है। यह सब किसका किया तेरा? यही बहुत है। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन मोना चौधरी की तरफ से खतरा अभी भी सर पर आ सकता है, जगमोहन बोला। कैसे? वो बांके नक्शा बनाकर उसमें कुछ लिख दिया। जब बंगाली वो पढ़ेगा तो? इस बारे में अब क्या कह सकते हैं। देवराज चौहान का सर शांत था। जब ऐसा वक्त आया तो देखेंगे। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। दिन भर की भागदौड़ और शोर का माहौल अब एक चौथाई रह गया था। सड़क पर शांति का माहौल था, जिसके दोनों ओर बंगलों की कतार दूर तक जा रही थी। स्ट्रीट लाइटों का मध्यम प्रकाश वहाँ फैला था। बंगाली ने उस जगह कार रोकी जहाँ बहुत ही कम अंधेरा था। उसी उसकी बगल में मोना चौधरी और पीछे वाली सीट पर पारसनाथ और नीलू महाजन थे। वो सामने। कार का इंजन बंद करके बंगाली ने एक तरफ इशारा किया। वो बंगला हल्के नीले रंग का, बीच में सफ़ेद रंग भी है। उस बंगले में ही वो फ़ोन लगा है जिसमें देवराज चौहान से बात होती है। तीनों की निगाह बंगले पर जा टिकी। पक्की खबर है? बंगाली कभी भी कच्ची खबर नहीं देता। बंगाली की आवाज़ में दृढ़ता थी। मोना चौधरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। महाजन और पारसनाथ भी निकले। उनकी निगाहें हर तरफ गई। रात की सुनसानी में वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। कार रुकने के दौरान से अब तक सिर्फ एक ही वाहन वहाँ से निकला था। बंगाली? मोना चौधरी भिचे स्वर में बोली। हाँ, कार में बैठा बोला बंगाली। हम बंगले में जा रहे हैं, तुम एकदम तैयार रहना। मालूम नहीं वापसी के वक्त क्या पोजीशन हो। जब हम बाहर निकलें तो कार के साथ तेरे को सामने ही होना चाहिए। मोना चौधरी बोली। मैं तैयार मिलूँगा। मोना चौधरी ने महाजन और पारसनाथ को आने का इशारा किया और आगे बढ़ गई। महाजन जब पास से निकला तो बंगाली ने टोका। वो मेरी फाइल? चुप है तुम के। महाजन ने मुंह बनाया। क्या मतलब? इसका मतलब तो हमारे मुल्क वाले ही जानते हैं। ये सीक्रेट शब्द है, तेरे को नहीं बताया जा सकता। महाजन ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा भला मामला निपट गया था, फिर गाड़ी को धक्का दे दिया। बागे ने ठीक लिखा था कि बंगाली तू गधा है, और मैं कहता हूँ तेरे से बड़ा बड़ा गधा दुनिया में है ही नहीं। बंगाली ने आंखें सिकोड़कर महाजन को देखा। मुझे लगता है तू बाकी से मिला हुआ है और गधा गधा, महाजन ने कहा और आगे बढ़ा। बंगले में अधिकतर अंधेरा था। भीतर कहीं एक ही लाइट ऑन थी, देखने पर जिसका एहसास ना के बराबर हो रहा था। वो तीनों कुछ देर तक बंगले पर खोज भरी निगाहें टिकाए रहे। लगता है वो लोग सो गए हैं, महाजन बोला। मेरे ख्याल से देवराज चौहान बंगले पर नहीं है, पारसनाथ बोला। होता तो पोर्च में लाइट ऑन होती। भीतर चलो, दांत भींचे मोना चौधरी कह उठी। हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहना। वो देवराज चौहान है, कोई बड़ी बात नहीं कि उसे हमारे आने की खबर पहले से ही मिल गई हो। ये कैसे हो सकता है? महाजन बोला। जिस मामले में देवराज चौहान हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मोना चौधरी के होठों से खतरनाक शब्द निकले और वह बंगले के गेट की तरफ बढ़ गई। गेट बाहर से ही बंद था। मोना चौधरी ने गेट से सिटकनी हटाई, थोड़ा सा खोला और महाजन पारसनाथ के साथ भीतर प्रवेश कर गई। उनकी सतर्कता भरी निगाहें हर तरफ घूम रही थीं। हाथ जेबों में पड़ी रिवॉल्वर पर जा पहुंचे थे। वो तीनों पोर्च तक बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। देवराज चौहान बंगले में नहीं है, मोना चौधरी ने सामान्य स्वर में कहा। वो कैसे? बंगले में कोई कार नहीं है, पोर्च खाली है, कहते हुए मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। हो सकता है जगमोहन बाहर गया और देवराज चौहान भीतर हो, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वहाँ अंधेरा था। उसने दरवाज़ा चेक किया जो कि बंद था। वहाँ ताला तो नहीं। हाथ की उंगलियों ने दरवाजे पर मौजूद की होल को महसूस किया। तब तक महाजन और पारसनाथ भीतर आ पहुँचे थे। दरवाज़ा लॉक है, मोना चौधरी बोली। भीतर जाने के लिए कोई और रास्ता देखो। महाजन और पारसनाथ फ़ौरन वहाँ से हट गए। एक खिड़की खुली मिली। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ वहाँ से बंगले के भीतर प्रवेश कर गए। रिवॉल्वरें हाथ में थामे सावधानी से उन्होंने पूरा बंगला छान मारा। बंगला खाली था, भीतर कोई भी नहीं था। देवराज चौहान और जगमोहन में से कोई भी बंगले के भीतर नहीं था, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठते मौत से भरे सर्द स्वर में कह उठी। कोई बात नहीं, कभी तो देवराज चौहान आएगा, आज कल परसों। तो क्या तुम उसके इंतज़ार में इतने दिनों तो बैठी रहोगी? महाजन ने पैंट में फंसी बोतल निकाली। हाँ, दिन तो क्या,
उसके इंतज़ार में इतने दिनों तक बैठ सकती हूँ अगर मालूम हो कि वो कभी ना कभी यहाँ आएगा, जबकि ये तो उसका बंगला है। ऐसे में वो कभी भी आ सकता है। तुम तो दुश्मन का इंतज़ार करने को कह रही हो, आजकल तो कोई अपनों का भी इंतज़ार नहीं। देवराज चांद तो मेरे अपनों से भी कहीं ज़्यादा है। मोना चौधरी खूंखार सर में कह उठी। जब दुश्मनी की बुनियादें हद से ज़्यादा गहरी हो जाएं तो वो दुश्मनी दोस्ती से भी गहरी हो जाती है। महाजन ने गहरी सांस लेकर पारसनाथ को देखा। माना बेबी कि देवराज चौहान आया, फिर तो उसके साथ क्या करेगी? वो मरेगा, आज या फिर जब वो यहाँ आएगा। मोना चौधरी फुफकार उठी। और वो असली वाली फ़ाइल जो बंगाली को देनी? अब मुझे फ़ाइल नहीं, देवराज चौहान की जान चाहिए। क्यों पारसनाथ? पारसनाथ महाजन क्या उठा। सोना बेबी को? पारसनाथ ने बिना कुछ कहे सहमति से सिर हिलाया। इसको कुछ समझा। देवराज चौहान पर दबाव डालकर उससे फ़ाइल ले लेंगे और राम राम कर देंगे। जान का लेन देन ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है, मोना चौधरी बोली। मुझे नकली फ़ाइल देकर उससे लड़ाई के लिए चुनौती दी है। देवराज चौहान की यह हरकत स्पष्ट करती है कि वो मुकाबले के लिए तैयार है। महाजन ने कहने के लिए मुंह खोला तो वो खुला को खुला ही रह गया। अब आंखें वहाँ टिकी रह गईं जहाँ फ़कीर बाबा खड़ा था। वो जाने कब कहाँ वहाँ आया, महसूस ही नहीं हो पाया था। वही घिसी पैंट कमीज जो कभी उसने पहले देखी थी। सिर के लंबे लंबे बाल, चेहरे पर बड़ी हुई शेव बालों के बावजूद भी चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ किसी कपड़े के मोटे बलों की तरफ आ रही थी। फ़कीर बाबा? महाजन के होठों से निकला। मोना चौधरी और पारसनाथ की निगाहें फ़ौरन उस तरफ घूम गईं। फ़कीर बाबा को देखते ही मोना चौधरी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। फ़कीर बाबा ने चेहरे पर गंभीरता और आंखों में व्याकुलता स्पष्ट नज़र आ रही थी। बाबा? मोना चौधरी के होठों से निकला। कैसी हो मिन्नो? फ़कीर बाबा के होठों से निकला। अच्छी हूँ बाबा। मोना चौधरी का सर भी गंभीर था। मन में दुश्मनी लेकर तू देवा के घर पर है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। ये सब देवराज चौहान की वजह से ही हो रहा है। मोना चौधरी का सर सख्त हो उठा। उसने मुझे धोखा दिया और आज उसे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया मिन्नो। सब वक्त का फेर है। कुछ वक्त ऐसा आता है कि उसे समझदारी से पार कर लिया जाए तो सब ठीक रहता है। तो ये बात आपको देवराज चौहान को समझानी चाहिए, मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। दोनों को ही तो समझाता हूँ। इस जन्म में ही मेरी बात मान जाओ, मत झगड़ो, दोस्ती कर लो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी नया जन्म लेकर सामान्य जीवन व्यतीत करूँगा। तुम दोनों के झगड़े की वजह से गुरुवर से मिले श्राप की अवधि बढ़ती जा रही है। फ़कीर बाबा की आवाज़ में गहरी गंभीरता थी। इस बार तुम दोनों के रास्ते अलग करने की कोशिश बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो सका। होनी को कौन टाल सकता है? जब होनी को कोई नहीं टाल सकता तो बाबा तुम क्यों कोशिश कर? मिन्नो, ये सच है कि होनी को नहीं टाला जा सकता, लेकिन कोशिश करके होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वही कोशिश कर रहा हूँ। फ़कीर बाबा ने कहते हुए पारसनाथ को देखा। परसों तू तो हर जन्म में मिन्नो के साथ है। नीलू सिंह? फ़कीर बाबा ने महाजन पर नज़र मारी। तू भी तो उसी वक्त से मिन्नो के साथ रहा है। हर जन्म में मिन्नो के साथ रहकर उसके काम आते हो। तुम क्यों नहीं समझाते मिन्नो को कि? बाबा, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मैं बीते जन्मों की कोई बात नहीं जानता। मेरे सामने सिर्फ यही जन्म है और इस जन्म में मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। वही आदत। सीधा जवाब देने की आदत नहीं गई तेरी। और नीलू, तू तू क्या कहता है? महाजन ने बोतल से घूंट भरा। बाबा, मैं तो मौके बेमौके पर बेबी को समझाता रहता हूँ, अभी तक तो समझी नहीं। महाजन ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं चाहता हूँ देवराज चौहान ने से बेशक दोस्ती न करे मोना चौधरी, लेकिन मन में आने वाली दुश्मनी की भावना को निकाल दे। माने तब ना? कोई नहीं मानता मेरी बात। फ़कीर बाबा गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में क्या उठा। शायद तब तक तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पाओगे जब तक मैं तुम लोगों को बीते जन्मों के बारे में नहीं बताऊंगा। बीते जन्मों के बारे में सुनकर शायद तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस झगड़े की बुनियाद ये जन्म नहीं, पहला जन्म है। पहले जन्म में क्या हुआ था? महाजन ने पूछा। बताऊंगा। फ़कीर बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन ये वक्त ना बताने का है और ना ही तुम लोगों के पास सुनने का वक्त है। फिर बताऊंगा, लेकिन बाबा की बात ध्यान में रखना। छोड़ दो ये झगड़ा, सिर्फ बर्बादी ही होगी, इसके सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। कहने के साथ ही फ़कीर बाबा ने आंखें बंद की और अगले ही पल देखते ही देखते बाबा धुआं बनकर इस तरह गायब हो गया कि जैसे वहाँ कुछ क्षण पहले कोई था ही नहीं। पल भर के लिए तीनों हक्के बक्के रह गए। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। बेबी, महाजन घूट भर कर कह उठा, मान लो इस बाबा की बात। क्यों उसे? महाजन, मोना चौधरी ने शांत गंभीर स्वर में कहा, मैं खुद चाहती हूँ कि बाबा की बात मानूं, लेकिन जब देवराज चौहान का जिक्र या वह मेरे सामने आता है, जाने क्यों मेरा खून खौल उठता है। और बाबा के कहने का यही तो मतलब है कि ये लड़ाई, ये खून खौलना बीते जन्मों की बातों से वास्ता रखता है। महाजन ने कहा, इस जन्म का झगड़ा पुरानी बातों की वजह से चल। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। तीनों की निगाहें मिली।
मोना चौधरी का चेहरा मौत के भावों से भर उठा। देवराज चौहान आ गया, उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए, कहीं भी वक्त बर्बाद नहीं करना। उसे सिर्फ ये जानने समझने का मौका देना है कि वो मरने वाला है, हम हैं उसकी जान लेने वाले। देवराज चौहान ने कार पोर्च में रोकी, इंजन हेडलाइट ऑफ की। इसके साथ ही जगमोहन कार से निकला और जेब से चाबी निकालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान भी तब तक उसके पास पहुंच चुका था। जगमोहन ने चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला, दोनों ने भीतर प्रवेश किया। वहाँ अंधेरा था। जगमोहन स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोला, कल कृष्णलाल से बाकी का 24 करोड़ ले आऊँ? सीधे उसके पास मत पहुँच जाना, रकम बड़ी है, इंतज़ाम करने में 2-1 दिन लग सकते हैं, पहले उससे फ़ोन पर बात कर लेना, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने लाइट ऑन कर दी। ड्राइंग हॉल में रोशनी फैल गई। चाय पी जाए, उसके बाद नींद लेंगे, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सोफ़ा चेयर की तरफ बढ़ते हुए सहमति से सिर हिला दिया। तभी वो ठिठका, माथे पर बल पड़े। निगाह महाजन पर जा अटकी थी, जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास बोतल थामे खड़ा था। दूसरे हाथ में रिवॉल्वर थी। जगमोहन भी उसे देख चुका था। तुम? जगमोहन के ओठों से निकला। हाँ, बेबी भी है, महाजन ने मुस्कुरा कर कहा। लगता है तुम लोग विस्की से परहेज करते हो, या फिर ज़रूरत पड़ने पर ताज़ी ताज़ी बोतल खरीद लाते हो, क्योंकि पूरे बंगले को देखने के बाद एक बोतल भी नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा, क्योंकि तेरी सेवा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। देवराज चौहान सिर पर मंडरा रहे खतरे को पहचान चुका था। उसकी निगाहें मोना चौधरी को तलाश कर रही थी। पहले पारसनाथ नजर आया, फिर मोना चौधरी भी दिखी, जो पहली मंजिल पर रेलिंग के पास खड़ी मौत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। हाथ में रिवॉल्वर था। तुम्हें हैरानी तो हो रही होगी देवराज चौहान की इतनी जल्दी हम तुम तक कैसे पहुंच गए, लेकिन मैं हर वो काम जल्दी ही निपटाती हूँ जो मुझे देर सवेर में पूरा करना होता है। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। मानना पड़ेगा कि धोखेबाजी भी की तो बहुत समझदारी से। नकली नक्शा बनाकर वो फाइल मेरे हवाले करके हीरा ले गए। तुमने क्या सोचा कि हमें मालूम नहीं होगा कि वो नकली नक्शा है? मोना चौधरी का सर जहर से बुझा हुआ था। या फिर ये सोचा कि मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगी? देवराज चौहान की कठोर निगाह मोना चौधरी पर टिकी रही। तुम तो बहुत समझदार निकली, जगमोहन मुस्कुराकर परंतु व्यंग भरे स्वर में क्या उठा। वास्तव में हमने तो यही सोचा था कि तुम्हें कभी भी मालूम नहीं हो पाएगा कि वो नकली नक्शा है। वो नक्शा बाकी ने बनाया था और बोलता था ये सिकंदर के खजाने का नक्शा है। प्यारे, महाजन शांत स्वर में क्या उठा, ज़ुबान बंद कर ले, ये तेरा आखिरी वक्त है। तभी मोना चौधरी पुनः कठोर स्वर में क्या उठी, हीरा कहाँ है? वो तो गया। जगमोहन का लहजा तीखा हो गया। तुम दोनों अपने हाथ ऊपर करो। मोना चौधरी हाथ में दबे रिवॉल्वर को हिलाकर बोली। लो। जगमोहन ने फौरन अपनी दोनों बाहें छत की तरफ उठा दी। देवराज चौहान की सर्द निगाह मोना चौधरी पर टिकी रही। देवराज चौहान को वैसे ही खड़ा पाकर मोना चौधरी की आंखें सुलग उठी। हाथ ऊपर। मोना चौधरी फुफकार उठी। चेहरे पर मौत के सर्द भाव ही समेटे देवराज चौहान ने हाथ ऊपर कर लिए। महाजन, तलाशी लो इनकी, हीरा इनकी जेबों में हो सकता है, दांत बीचे मोना चौधरी ने कहा। नहीं है, जगमोहन की आवाज़ में तीखापन ही था। बेबी। महाजन देवराज चौहान और जगमोहन को घूरता क्या उठा। ये भी तो हो सकता है कि हीरा इन्होंने बंगले में कहीं छुपा रखा हो। हम यहाँ हीरा नहीं, इसकी जान लेने आए हैं, वो बात की बात है। अगर हीरा बंगले में है तो मैं जो कहा है वो फ़ौरन वही करूँ। यहाँ से जाना भी है, मोना चौधरी ने कठोर आवाज़ में कहा। महाजन ने पैंट में फंसा रखी बोतल निकाली, घूंट भरा, फिर उसे वापस पैंट में ठूसकर रिवॉल्वर थामे सावधानी से आगे बढ़ा। पहले जगमोहन के पास पहुंचा और उसकी तलाशी लेने लगा। बेटे, एक गलती कर दी हमने, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। क्या? जब वो तिजोरी बाकी रुस्तम ने ले ली थी तभी तुम्हें और मोना चौधरी को शूट कर देते तो बढ़िया रहता। वो वक्त निकल गया है, महाजन मुस्कुराया। वही तो कह रहा हूँ कि वो वक्त निकल गया है। तभी बंगले के बाहर कार के इंजन की आवाज़ आई, फिर पोर्च में कार रुकने का स्वर आया। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन चौंके। पारसनाथ, बाहर देखो, मोना चौधरी ने भिजे दांतों से कहा। पारसनाथ फौरन मुख्य द्वार के पास की खिड़की की तरफ बढ़ा और जगमोहन ने 2 पल के लिए बदले हालातों का फ़ायदा उठाया। चीते की फुर्ती के साथ उसने महाजन के रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मारा। दूसरे ही पल रिवॉल्वर जगमोहन के हाथ में थी और नाल महाजन के पेट से सट चुकी थी। महाजन हक्का बक्का खड़ा रह गया था। देवराज चौहान ने जगमोहन को हरकत में आते देखकर उसी पल जेब से रिवॉल्वर निकाली और खिड़की की तरफ बढ़ते हुए पारसनाथ के निहत्थ का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। निशाना बिल्कुल ठीक था। गोली नाल वाले हिस्से पर लगी और तीव्र झटके के साथ रिवॉल्वर पारसनाथ के हाथों से निकलकर दूर जा गिरी। नाल वाले हिस्से पर गोली लगने की वजह से चीथड़ों में बदल गई थी। पारसनाथ 2 पलों के लिए हक्का बक्का रह गया था। तब तक देवराज चौहान के रिवॉल्वर का रुख मोना चौधरी की तरफ पहुंच चुका था, जो कि हालातों को बदलते पाकर परेशान हो उठी थी। महाजन जगमोहन के निशाने पर था और पारसनाथ अब बिना हथियार के था। 2 पल के लिए मोना चौधरी को समझ ना आया कि क्या करे। कोई हरकत मत करना मोना चौधरी, देवराज चौहान की आवाज़ में मौत के सर्द भाव थे। रिवॉल्वर नीचे फेंको और खुद भी नीचे आ जाओ, वरना तुम्हारे दोनों साथी पहले और उसके बाद तुम मरोगी।
तुम खुले में हो देवराज चौहान, मोना चौधरी मौत भरे स्वर में बोली। बचोगे तुम भी नहीं। अगर अपने शब्दों पर विश्वास है तो आजमा लो इस बात को। करो फायर। देवराज चौहान के दांत भिज गए। मोना चौधरी कई पलों तक मौत से भरी निगाहों से देखती रही। वहाँ मौत का सन्नाटा छा चुका था। तभी कदमों की आहट गूंजी और करमपाल सिंह ने सावधानी से भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। यकीनन उसने भीतर होने वाले फायर की आवाज़ सुन ली थी। भीतर के माहौल को भी उसने फ़ौरन पहचाना। मोना चौधरी को पहले कभी उसने देखा नहीं था, फिर भी वो पहचान गया कि ऊपर की रेलिंग पर मोना चौधरी खड़ी है। 2 पल के लिए वो वैसे ही खड़ा रह गया। कर में जगमोहन खतरनाक स्वर में क्या उठा, उसको संभाल जो खिड़की के पास है। करमपाल सिंह की रिवॉल्वर पारसनाथ की तरफ उठ गई। पारसनाथ की सपाट कठोर निगाह करमपाल सिंह पर जा टिकी। देवराज चौहान ने मौत भरे अंदाज में रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर नीचे आने का इशारा किया। नागिन सी नज़र आ रही मोना चौधरी ने रिवॉल्वर नीचे फेंकी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई नीचे आने के लिए। कुछ ही क्षणों में वो नीचे थी। सतर्कता भरे अंदाज में देवराज चौहान की रिवॉल्वर का रुख मोना चौधरी की तरफ था। वहाँ देवराज चौहान ने बिछे कठोर स्वर में लंबे सोफे की तरफ इशारा किया। उस सोफे पर बैठो। मौत में डूबी निगाहों से देवराज चौहान को देख मोना चौधरी उसी सोफे पर जा बैठी। वो फंस चुकी थी। महाजन और पारसनाथ की तरफ हथियार उठे हुए थे। उसकी कोई भी हरकत उन दोनों की फ़ौरन जान ले सकती थी। ऐसे में वो चुप रहना ही ठीक समझ रही थी। जगमोहन, देवराज चौहान, मोना चौधरी पति सतर्क था। महाजन को मोना चौधरी के साथ बिठाओ। चल। जगमोहन ने दांत बीचे उसके पेट पर नाल का दबाव बढ़ाया। चल भाई। महाजन मोना चौधरी के बगल में जा बैठा। जगमोहन की रिवॉल्वर का रुख भी उस तरफ हो गया। करमपाल सिंह के हाथ में रिवॉल्वर का रुख पारसनाथ की तरफ था। तुम, देवराज चौहान ने उसे देखते हुए कठोर स्वर में कहा, तुम भी इसके साथ आकर बैठ जाओ। पारसनाथ इनकार करने की स्थिति में नहीं था। उसी लंबे सोफे पर पारसनाथ आकर बैठ गया। करमपाल रिवॉल्वर थामे पास आ पहुंचा था। कितने अच्छे लग रहे हो तीनों लाइन में, एक ही सोफे पर बैठे हुए, जगमोहन ने व्यंग से कहा। मोना चौधरी की कठोर निगाह बराबर देवराज चौहान पर थी। तुम दोनों, देवराज चौहान ने जगमोहन और करमपाल सिंह से कहा, इन तीनों पर निशाना रखो। अगर शक भी हो कि कोई कुछ करने वाला है तो फ़ौरन शूट कर दो। जगमोहन और करमपाल सिंह ने पोजीशन ले ली। लेकिन जगमोहन के चेहरे पर उलझन थी। इनका करना क्या है? इनका जो करना है शंकर भाई करेगा। वो मोना चौधरी को मांग रहा था, ले जाए आकर। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। उसने तीनों को देखा। शंकर भाई को तुम तीनों की बहुत ज़रूरत है, जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। वो उन लोगों से मिलने का बहुत ख्वाहिशमंद हो रहा था जिन्होंने उसके बाहर 12 गनमैनों को शूट किया और तिजोरी ले गए। मेरा भी नाम है उनमें है। महाजन ने मुंह बनाया। पहला नाम तो तेरे ही है, तुमने उसे भड़काया होगा। मेरी भैंस ले भगा था जो मैं शंकर भाई को तेरे खिलाफ भड़काऊंगा। महाजन ने पैंट में फंसा रखी बोतल निकाली, घूंट भरा। शंकर भाई, आवाज़ पहचानते ही देवराज चौहान बोला, तुम्हारे मेहमान मेरे पास हैं। कौन? देवराज चौहान। शंकर भाई का अजीब सा स्वर आया। कैसे मेहमान? मोना चौधरी और उसके साथी जिन्होंने बंगले में आकर तिजोरी उठाई थी। समझा समझा, भेजोगे अपने आदमी? हाँ, अभी भेजें? वो आकर ले जाएंगे उन्हें, तब तक संभाले रखना। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और चंद कदम तय करके वापस आ गया। देवराज चौहान, मोना चौधरी फुफकार उठी। तुम क्या समझते हो कि शंकर भाई? मैं कुछ नहीं समझता, देवराज चौहान की बात काट कर बोला। अगर तुमने समझ से काम लिया होता तो हमें मौत देने की सोचकर यहाँ ना आती, सीधे सीधे बात करती। तिजोरी में खाली फाइल थी जिसे तुमने मांगा, उस पर तुम्हारा हक बनता था। हीरा मेरा था, वो मैंने ले लिया। मैंने तुमसे फ़ोन पर ही वादा किया था कि तिजोरी जैसे मुझे मिली थी, जैसे शंकर भाई के यहाँ से आई है, वैसे ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुमने मेरे कहे शब्दों पर तवज्जो नहीं दी, तभी ये वक्त आया। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी देवराज चौहान। मैं पहले शंकर भाई के गले तो मिल लो, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। उसके आदमी तुम्हें लेने आ रहे हैं, उनसे भी मिल लूँगी, मोना चौधरी ने खूंखार स्वर में कहा। और फिर तुमसे भी मिलूँगी। वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए दोबारा हमारी मुलाकात होना संभव नहीं। जवाब में मोना चौधरी के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। शंकर भाई के 8 आदमी आए और मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन को गनों के सख्त घेरे में वहाँ से ले गए। तब जगमोहन ने करमपाल सिंह को देखा। बोल भाई, तू इतनी रात गए कैसे आया था? जगमोहन ने पूछा। ये बताने की मोना चौधरी बंगाली के किसी ठिकाने पर मौजूद है, करमपाल सिंह ने कहा। अब कोई ज़रूरत नहीं, जगमोहन मुस्कुराया। मोना चौधरी अब ऐसे ठिकानों पर पहुँच गई है कि उसके बाद अब उसे किसी ठिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करमपाल सिंह ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाए गंभीरता से कश ले रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। तू अच्छे मौके पर आया, जगमोहन ने पुनः कहा। तेरे आने की वजह से उनका ध्यान भटका और हमने फ़ायदा उठा लिया। तेरे को फ़ाइल इसलिए नहीं मिल पाई कि शंकर भाई ने पहले ही तिजोरी से फ़ाइल हटा दी थी। खैर जो भी रहा, बढ़िया रहा। मेरे को नींद आ रही है, तेरे को नहीं आ रही क्या?
आ रही है। करमपाल सिंह मुस्कुराया। तो जा नींद ले, काम खत्म हुआ। करमपाल सिंह वहाँ से चला गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी नाम की मुसीबत तो अब हमेशा के लिए टल गई, जगमोहन ने कहा। शंकर भाई के हाथों बढ़िया मौत मरेगी वो। सुबह उसकी लाश कहीं पड़ी होगी या फिर हो सकता है लाश ही ना मिले। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, जवाब में सिर हिलाकर रह गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के 6वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।